हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दिस इज़ अनुराग सिंह। आज हम जो विषय आपके सामने लेके मैं आया हूँ वह उत्तर प्रदेश द्वारा जारी की गई एक वैकेंसी जो यूपीएसआई की वैकेंसी है। साथ ही साथ देखते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। लखनऊ उत्तर प्रदेश द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई है। पुरुषों एवं महिलाओं के लिए उप निरीक्षक यानी एसआई, नागरिक पुलिस तथा पुरुषों के लिए प्लाटून कमांडर पीएसी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों की सीधी भर्ती 2020-21 लाई गई है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसके सारी चीज़ों का डिस्कशन कर लेंगे और इस पे तैयारी कैसे करना है, क्या करना है, वो चीज़ भी देख लेंगे। तो आइए देखते हैं। पहली चीज़ ये कि संख्या पीबी 2 ये सब कुछ दिनांक दिया है, कब का है, फरवरी 2021। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रेषित अधियाचन पत्र संख्या इतना DG4-106 दिनांक 5/8/2020 तथा दिनांक 11/1/2021 पत्र संख्या ये सब कुछ दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर, पीएसी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी वेतनमान यानी पे ग्रेड क्या है 9300 से 34,800 व ग्रेड पे 4200 के क्रमशः 9,027, 484 एवं 23 अर्थात कुल 9,534 रिक्त पदों जिनके श्रेणीवार विवरण निम्नवत हैं को भरने के लिए पुलिस एवं महिला अभ्यर्थियों से महिला अभ्यर्थी केवल उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्या पदों का कितना कितना वितरण किया गया है। अनारक्षित वर्ग के लिए 3,613, ईडब्ल्यूएस के लिए 902 पद, ओबीसी के लिए 27% जिनको आरक्षण दिया जाएगा 2,437 पद, ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण लागू ही है, आपको पता है। एससी का 21% आरक्षण के साथ वो 1,895 पदों के लिए भर सकेंगे। अनुसूचित जनजाति के लिए 2% दिया जा रहा है आरक्षण और 180 पद हैं, उसके लिए टोटल 9,027 पद हैं। ठीक है, ये बाकी ये चीज़ें हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो उनको 2% आरक्षण दिया जाएगा, उस हिसाब से 180 सीटें हो जाएंगी। भूतपूर्व सैनिकों को 5% आरक्षण 451 पदों के लिए हो जाएंगे। महिला 20% आरक्षण के साथ 1,805 पदों के लिए, ये सब कुछ है यहाँ पर। अब वही सारी चीज़ें यहाँ प्लाटून कमांडर्स के लिए भी लागू हैं। तो आगे देखते हैं कि इसका मेनली हम लोग देखते हैं कि देखिए अग्निशमन के लिए भी हैं, टोटल 23 पोस्ट हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे प्लाटून कमांडर के यानी पीएसी के लिए 484 पदों पर भर्ती होनी है। सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले उक्त पदों के सापेक्ष 36 यानी हॉरिजेंटल आरक्षण का प्रतिशत भी दिया गया है सब कुछ। तो आगे हम देखते हैं कि इसको क्या कैसे कैसे क्या डेट क्या क्या दी गई है। ऑनलाइन आवेदन की समय सारणी क्या दी गई है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है यानी 1/4/2000, 1 मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल यानी 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगा और 30 अप्रैल तक ये भरा जाएगा। ठीक है, रात्र 12 बजे तक। तो 1 अप्रैल से भरा जाएगा। अभी हमारे पास काफ़ी समय है। आवेदन शुरू होने का 1 अप्रैल से शुरू किया जाएगा क्योंकि अभी मार्च शुरू हुआ है। आज है 1 मार्च, दिन सोमवार। तो दूसरी चीज़ ये कि आवेदन शुल्क इसमें 400 रुपये ली जाएगी। अर्हताएँ यानी क्या क्या होंगी। राष्ट्रीयता के लिए देख लेते हैं, भारत का नागरिक हो, तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत में आया हो, भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश, कीनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, टांगानिका पूर्व नाम इसका, टंगानिका और जांजिबार से प्रव्रजन किया हो। ये सारी चीज़ें इसमें देख रखा है। टिप्पणी में देख लेते हैं क्या लिखा है। ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो वह ना तो जारी किया गया हो और ना ही ऐसे इनकार किया गया हो, किसी परीक्षा साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है। उसे इस शर्त पर अनंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकता है। आवश्यक प्रमाण पत्र
उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में जारी किया जाए। ठीक है। शैक्षिक अर्हता क्या क्या है, यानी जो एजुकेशनल एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए। उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमांडर पीएससी पद के लिए क्या क्या अर्हता है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री यानी ग्रेजुएशन पूरा कर चुका हो या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई डिग्री उसके पास हो। दूसरी चीज़ ये है कि अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद के लिए जो है उसके पास क्या है, विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि है। इसमें भी वही चीज़ मांग रखा है। टिप्पणी में देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए, यानी जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है तब तक जो अभ्यर्थी हो वो ग्रेजुएट हो चुका हो। ठीक है। एवं उसकी अंक तालिका तथा अथवा प्रमाण पत्र के पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अपियर्ड अथवा सम्मिलित होने वाले अपियरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। मतलब ये है कि उनके पास डिग्री उस समय तक हो जानी चाहिए, लेकिन वो लोग जो अपियरिंग में हैं वो लोग इसमें भर नहीं सकते हैं। ठीक है। यहाँ क्योंकि साफ साफ लिख दिया शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए, जो इस बार अभी सम्मिलित हुए हैं अथवा सम्मिलित होने वाले, ये इसके पात्र नहीं होंगे। वही पात्र होंगे जिनके पास डिग्री आ चुकी होगी परीक्षा के अंतिम जो फॉर्म भरने के अंतिम तिथि तक। दूसरी चीज़ इसमें कहा कि आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। अधिमानी अर्हता क्या क्या है। अधिमानी अर्हता के कोई अंक नहीं होंगे, बल्कि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में अधिमानी अर्हता के अभ्यर्थियों को प्रस्तर 4.4 के अधीन वरीयता प्रदान की जाएगी। किसको देखते हैं। पहली चीज DOEACC नाइलिट सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा का काम किया हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर्स बी प्रमाण पत्र अगर उसके पास हो, तो वैसे व्यक्ति को थोड़ा सा उसको लाभ मिल सकता है यदि 2 लोगों के नंबर बराबर हों उस परिस्थिति में। दूसरी चीज आयु सीमा क्या रहेगी। 1/7/2021 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक आयु का ना हो। अब अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 1/7/1993 से पूर्व तथा दिसंबर 1/7/2000 के पश्चात ना हुआ हो। ठीक, यानी 1/7/93 से पहले और इसके बाद ना हुआ हो। तो परंतु यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी रिक्तियों की अधिसूचना के समय अधिनियम में और लागू सरकारी आदेशों में विनिर्दिष्ट की जाए। चरित्र के बारे में कुछ दिया है। अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवा योजन के लिए सभी प्रकार के उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेंगे। ठीक है। अगली चीज दिया है टिप्पणी। संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति यानी हटाया गया व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता कि किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का कोई केस चल रहा है, वो भी नैतिकता को हनन किया है, तो वो भी इसमें पात्र नहीं होंगे अप्लाई करने के लिए। वैवाहिक परिस्थिति के बारे में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी 1 से अधिक पति जीवित हों, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र ना हो जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो। परंतु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है। उसका समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है। अगली चीज शारीरिक स्वास्थ्यता के बारे में क्या दिया है। किसी अभ्यर्थी की सेवा में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों के दक्षता पूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किए जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह चिकित्सा बोर्ड के परीक्षण में सफल हो, यानी वो मेडिकली फिट हो। ठीक है।
शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। जो भी शारीरिक रूप से विकलांग है इसमें भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे, क्योंकि इसमें विकलांग लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। भर्ती की प्रक्रिया में देखते हैं क्या है। यह चयन उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक सेवा संशोधन नियमावली 2015 सप्तम संशोधन 2020 के अधीन किया जा रहा है। सप्तम संशोधन 2020 सेवा नियमावली संलग्न है। ऑनलाइन लिखित परीक्षा कैसे होगी, मेन जो हमारी चीज़ है वो हम देख लेते हैं। फिर उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक निरीक्षक सेवा अधिनियम 2015 ये सब कुछ दे रखा है। सम्मिलित आवेदन सही पाए जाते हैं जो जिन लोगों के, उनको 400 अंकों की ऑनलाइन परीक्षा कराई जाएगी। ठीक है। इस लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के चार अलग अलग निम्नलिखित विषयों का एक प्रश्न पत्र होगा, यानी एक ही प्रश्न पत्र में ये चार चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या पूछी जाएंगी। एक तो सामान्य हिंदी 100 नंबर की, यानी अब दूसरी चीज मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान 100 नंबर का। तीसरी चीज संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता 100 नंबर की। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता मतलब रीजनिंग। ठीक है। और इसके अलावा मानसिक अभिरुचि परीक्षण, बुद्धि परीक्षा और तार्किक, थोड़ा सा ये भी लॉजिकल रीजनिंग भी पूछी जाएगी 100 नंबर की। तो ये चार चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे। चार चीज़ों को एक ही प्रश्न पत्र में रखा जाएगा और 400 नंबर का आपसे एक क्वेश्चन पेपर होगा। एक क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है। तो ये सब कुछ है। ऑनलाइन लिखित परीक्षा 2 घंटे की होगी, यानी 120 मिनट की। अब किसी अभ्यर्थी किसी की संख्या के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा एक ही तिथि को एक साथ अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक तिथियों में विभिन्न पालियों में आयोजित कराई जाएगी। प्रत्येक पालियों के प्रश्न पत्र अलग होंगे। ऑनलाइन लिखित परीक्षा एक से अधिक तिथियों या एक से अधिक पालियों में आयोजित किए जाने पर अभ्यर्थी को प्राप्तांकों का प्रसामान्यीकरण किया जाएगा। प्रसामान्यीकरण को इंग्लिश में नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। और नॉर्मलाइजेशन में वही चीज़ें होती हैं कि यदि कहीं कोई पेपर थोड़ा कम वो आ गया, सरल आ गया, तो उसको कठिन वाले के साथ मैच करने के बाद उसी हिसाब से उसमें नंबरों को हेर फेर करते हैं, ताकि सभी के साथ न्याय हो सके, सबको बराबर अंक मिल सके। ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं कि क्या क्या दे रखा है, ये पढ़ लेते हैं। सेवा नियमावली में सप्तम संशोधन के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में 35% अंक, यानी कम से कम 35% अंक और कुल 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी परीक्षा में पात्र नहीं होंगे। ठीक। यानी जो कुल परीक्षा होगी वो कितने की 400 की होनी है, उसमें से कम 50% यानी 200 नंबर तो 200 पर उसमें तो आने ही चाहिए, क्वेश्चन सही होने चाहिए। ठीक। 50% वही हुआ 400 का 50%, 400 अंकों का तो 200 अंक सही होने चाहिए और कम से कम 35% तो सही होना ही चाहिए। उपरोक्त परिस्थितियों के अधीन जहां कहीं इस नियम में शब्द अंक आया हो उसका तात्पर्य प्रसामान्यीकृत अंक होगा। अर्थात ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले समस्त अभ्यर्थियों के प्रत्येक विषय के मूल प्राप्तांकों का प्रसामान्यीकरण करने के पश्चात जिन अभ्यर्थियों के प्रसामान्यीकृत प्राप्तांक के प्रश्न पत्र प्रत्येक विषय में 35% तथा चारों विषयों में कुल 50% नहीं होंगे, वे अभ्यर्थी पर चयन प्रक्रिया के अगले चरण में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह या पात्र नहीं होंगे। ठीक है। संशोधन नियमावली के अनुसार भर्ती बोर्ड प्रश्न पत्र के 4 विषयों में से प्रत्येक विषय में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त मूल अंकों का प्रथमतः सामान्यीकरण करेगा और अंतिम कुल प्रसामान्यीकृत अंकों की गणना समस्त चारों विषयों के सामान्यीकरण अंकों को जोड़कर की जाएगी। यानी इसका मतलब यही है कि जो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा वो सारे चारों उसको जोड़ कर की जाएगी। ऑनलाइन लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम परिशिष्ट पर है, यानी ऑनलाइन परीक्षा के उपरांत बोर्ड द्वारा आमंत्रित किए जाने पर अभ्यर्थी अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के गलत होने या प्रश्न के सही उत्तर विकल्पों के उपयुक्त न होने पर ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा और उन निरस्त प्रश्नों के अंकों का वितरण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद रिट संख्या ये दे रखी है पवन कुमार अग्रवाल बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में स्वीकृत व्यवस्था के अनुसार होगी। ठीक है। तो ये सब कुछ है। अब इसमें देख लेते हैं आगे। सामान्य शारीरिक मानक क्षमता क्या क्या है। ऊंचाई कम से कम सामान्य अथवा अन्य पिछड़े वर्ग अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168
सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ किस अनुसूचित जातियों के लिए ऊंचाई 160 सेंटीमीटर। अगली सीना के संबंध में दिया हुआ है कि सामान्य अन्य पिछड़ा और अनुसूचित जातियों के संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने की माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, और अनुसूचित जनजातियों के लिए 77 सेंटीमीटर फुलाने पर ये 82 सेंटीमीटर होना से कम नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को ये कभी सोचा है कि सीना फुलाने को क्यों कहा जाता है? अभी आप लोगों ने शायद कभी इस पे गौर नहीं किया हो, लेकिन आज आप इस चीज़ को समझ जाएंगे। दरअसल दौड़ में या फिर जो भी कोई शारीरिक क्रियाएं हम करते हैं उसमें हमारे फेफड़े जल्दी जल्दी काम करते हैं, और जल्दी जल्दी काम करने पर क्या होता है, ज़्यादा गैस उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं तो उनका जो सीने का फुलाव होता है वो ज़्यादा होता है। इसीलिए कम से कम 5 सेंटीमीटर फूलना आवश्यक है, नहीं तो आपके अंदर उतनी एनर्जी ही नहीं बन पाएगी, उतनी ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, तो आप उस शारीरिक मानदंड को पूरा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे सीना फुलाने वाला क्यों मांगता है। अगला है कि महिलाओं से संबंधित ऊंचाई में क्या क्या होना चाहिए। न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। और जबकि एससी की महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर। वजन महिला अभ्यर्थियों कम से कम 40 किलोग्राम होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें दे रखी है इसमें। शारीरिक क्षमता के अलावा इसमें एक चीज़ और दिखा देता हूँ, दौड़ कितनी है। शारीरिक क्षमता परीक्षा में सफल होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों को 4.80 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में, और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी है। ये देखिए, ये 4.8 किलोमीटर 28 मिनट और 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में पूरी करने हैं, ठीक है। ये सब कुछ दे रखा है। बाकी चीज़ें तो लिखित परीक्षा अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि व समय की सूचना यथावत संभव अधिसूचित कर दी जाएगी, यानी पहले ही बता दी जाएगी आपको। लिखित परीक्षा अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्रवेश पत्र यथासंभव बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे, जहां से अभ्यर्थी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चयन की अंतिम प्रक्रिया क्या होगी। शारीरिक क्षमता दक्षता परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से उनके द्वारा प्रस्तर 4.1 के अधीन ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्राप्त प्रसामान्यीकृत यानी नॉर्मलाइज अंकों के आधार पर राज्य के आरक्षण नीति के दृष्टिगत रिक्तियों के सापेक्ष प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता के क्रम के अनुसार चयन सूची तैयार कर उसे संस्तुति सहित चिकित्सा परीक्षा चरित्र सत्यापन के अधीन विभागाध्यक्ष को प्रेषित की जाएगी, और बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी, यानी कोई वेटिंग लिस्ट नहीं बनेगी। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो श्रेष्ठता सूची का विनिश्चय निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार होगा। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हो तो ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान की जाएगी। प्रस्तक 3.3 में दिए गए वही चीज़ें जो उसमें दे रखा है कि कोई राज्य के उसमें पहले से काम कर चुका हो, कई सारी चीज़ें दे रखा था 3.3 में पैरा में। तो एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा। दूसरी चीज़ ये है कि उपर्युक्त के होते हुए भी यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हो तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान की जाएगी, क्योंकि उनके ऊपर समाज और परिवार का दबाव ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़, छोटे उम्र वाले कुछ नया भी कर सकते हैं, कुछ और भी कर सकती है। यदि ऊपर लिखित के बावजूद भी एक से अधिक अभ्यर्थी समान हो तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता उनके हाई स्कूल प्रमाण पत्र में यथा उल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर दी जाएगी, यानी ए वालों को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, बी वालों को उसके बाद प्रेफरेंस दी जाएगी। ये सारी चीज़ें हैं। चिकित्सा परीक्षा भी जांच होगी। आरक्षण व आयु सीमा में भी छूट मिलेगी आपको, वो सब सारा कुछ इसमें दे रखा है, ये आप लोग देख लीजिएगा सब कुछ। और मैं तो यही कह सकता हूँ कि ये it is a golden chance for those who prepared for SIs and platoon commanders and other force related job. So आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, इसमें ज़्यादा बहुत कठिन नहीं होता है। हाँ, दौड़ वौड़ की आपको बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। ये सारी आवेदन की प्रक्रिया सब दे रखा है यहाँ पर, तो आवेदन की प्रक्रिया वही सब कुछ दे रखा है, क्या क्या कैसे होगा।
तो एक चीज़ और है कि विज्ञापित पदों पर की जा रही है भर्ती अस्थायी है। ठीक है, कैसी है? अस्थायी है। ये चीज़ एक चीज़ देखने वाली है कि अभ्यर्थी दिवालिया ना हो, किसी अन्य न्यायालय द्वारा कभी दंडित ना हुआ हो, किसी अनाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन, आपराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन अथवा चयन के संबंध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाए जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा बोर्ड की परीक्षाओं में चयनों से प्रतिवारित यानी डिवेयर करने का अधिकार बोर्ड को होगा। ये सारी चीज़ें इसमें दे रखा है। तो इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि सिलेबस में यदि हम लोग देख लेते हैं, सामान्य हिंदी 100 अंक का होगा, आपको मैंने पहले ही देख बता दिया। मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान भी 100 अंक का, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा 100 अंक की, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा पूर्णांक परीक्षा 100 अंक का, कुल मिला के 400 अंकों का यह होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं कि हिंदी में क्या क्या आएगा। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्ति, रस, छंद, अलंकार, अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार, विविध, इतना सब कुछ हिंदी में आएगा। आप देखते हैं कि मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान में क्या क्या आएगा। मूल विधि में क्या क्या आएगा? भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC, भारतीय दंड विधान, जो दंड विधान है, दंड से संबंधित चीज़ें हैं। दंड प्रक्रिया संहिता यानी IPC, इंडियन पिनल कोड के बारे में आएगा। महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधित विधिक प्राविधान क्या है उसके बारे में आएगा। यातायात नियमों के बारे में, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, IT अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान, क्योंकि ये सारी चीज़ों से रोज एक पुलिस अधिकारी को, एक SI को जूझना पड़ता है, इसलिए इनसे संबंधित प्रश्न आना ही है। आप संविधान में देख लेते हैं क्या आएगा। संविधान का उद्देश्य मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्रीय एवं प्रादेशिक सरकारों का गठन, उनके अधिकार, कानून बनाने के अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, निर्वाचन और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में संवैधानिक अधिसूचना, अलिखित भारतीय सेवाओं एवं चयनित उसकी चयन प्रक्रिया पद्धति के विषय में सामान्य जानकारी होगी। ये चीज़ें होंगी। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जो भारतीय संविधान वाला पार्ट है वो आज से ही मैंने 1 मार्च से ही शुरू किया है, तो आपको ये चीज़ वहाँ से आपको पूरी तरह ये वाली पार्ट आपको कहीं से और से तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। इसके मेरे वीडियो आप देख लेंगे तो इसका 90% से ज़्यादा काम आपका यहीं से हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं सामान्य ज्ञान में क्या है। सामान्य विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, भारतीय इतिहास, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नवीकरण, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी होनी चाहिए, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक आधारभूत ज्ञान, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, ये चीज़ें इतनी होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं संख्यात्मक यानी संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता में क्या क्या आएगा। संख्यात्मक योग्यता में देखते हैं नंबर सिस्टम एंड संख्या पद्धति, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, दशमलव, भिन्न, इसके बाद ये सब कुछ, महत्तम समापर्त, लघुत्तम समापर्त, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी, औसत, समय और कार्य, समय, दूरी, सारणी और ग्राफ का प्रयोग, मेंसुरेशन, अंकगणितीय संगणना एवं अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, विविध, ये सारी कुछ पूछे जाएंगे। मानसिक योग्यता में क्या क्या आएगा। तार्किक आरेख यानी लॉजिकल डायग्राफ, इसके अलावा जो है संकेत, संबंध, विश्लेषण, परसेप्शन और
प्रत्यक्ष ज्ञान बोध हो गया, शब्द रचना परीक्षण हो गया, अक्षर और संख्या श्रृंखला हो गया, शब्द और वर्णमाला आंशिक समरूपता, व्यावहारिक ज्ञान परीक्षा हो गया, दिशा ज्ञान परीक्षण हो गए, तो आते ही हैं प्रश्न। आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण हो गया, प्रभावी तर्क हो गया, इसके अलावा अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना, ये सब कुछ हो गया। अब देखते हैं मानसिक अभिरुचि परीक्षा में क्या क्या आएगा। निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण, जनहित, कानून एवं शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता, व्यावसायिक सूचना, इसके अलावा पुलिस प्रणाली के बारे में जानकारी होनी चाहिए, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था होनी चाहिए पता, व्यवस्था के प्रति रुचि कैसी है उस बच्चे की, ये भी आएगा। मानसिक दृढ़ता के बारे में आएगा। अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, लैंगिक संवेदनशीलता, ये सारे प्रश्न इससे आएंगे। इसके अलावा बुद्धि परीक्षण से हम देख लें, सामान्य संबंध व आंशिक समानता परीक्षण हो गया, असमान को चिन्हित करना, श्रृंखला परीक्षण करने के परीक्षण भी होगा। इसके अलावा संकेत लिपि और संकेतक लिपि को समझना होगा, दिशा ज्ञान परीक्षण होगा, रक्त संबंध के बारे में भी प्रश्न आएगा, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न आएंगे। इसके अलावा जो है हम देखेंगे कि समय क्रम परीक्षा पर आएगा प्रश्न, वेन आरेख और चार्ट सदृश परीक्षण भी आएगा, गणितीय योग्यता परीक्षण भी आएगा, क्रम में व्यवस्थित करना भी आएगा। अब तार्किक परीक्षण में देख लेते हैं, समरूपता यानी एनालॉगीज, सिमिलरिटीज, समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण, निर्णायक क्षमता यानी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग आएगा, दृश्य यानी मेमोरी भी आएगी, स्मृति यानी भी आएगा, विभेदन भी आएगा, डिस्क्रिमिनेशन भी आएगा, क्षमता, विभेदन क्षमता, फिर पर्यवेक्षण भी आएगा यानी ऑब्जर्वेशन, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, इसके अलावा शब्द और आकृति वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला और अमूर्त विचारों व प्रतीकों द्वारा उनके संबंधों से सामंजस्य रखना, तो ये सारे कुछ आएंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र यहाँ वो करना है लिखा हुआ सब कुछ, उसमें हस्ताक्षर करवाना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के लिए प्रमाण पत्र भी दिया गया है, जाति प्रमाण पत्र। इसके अलावा जो यहाँ पे सेनानी आश्रित लोग हैं उनके लिए भी प्रमाण पत्र की व्यवस्था इसमें की गई है। इसके अलावा भी और कई सारे इसमें लगाए गए हैं। ये सब आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए भी यहाँ पे प्रमाण पत्र की व्यवस्था की गई है। तो ये सारा कुछ है और इनमें से जो जो आपके लिए आवश्यक हो वो चीज़ें आप लोग लगा के सब वो करवाएंगे। जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, परगना के यहाँ पे सिग्नेचर भी होंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। इनमें से मैं आपको बता दूं कि जो पॉलिटी वाला सेक्शन है, संविधान वाला, वो मेरे वीडियोस आप देख सकते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री के लिए मेरे वीडियोस आप देख सकते हैं। उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा, मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि 90 to 95% आपको लाभ प्राप्त होगा। हिस्ट्री वीडियो मेरे देख लीजिए आप। और इसके अलावा पॉलिटी के आज से शुरू है, 1 मार्च से शुरू हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिए। इसको निश्चित तौर पे आपको मैं श्योरली कह रहा हूँ कि 90 to 95% आपको लाभ होगा, लेकिन मैं 100% नहीं कह सकता क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। आज क्या ये डिस्कशन आपको कैसा लगा? मैं तो आपको इसको जल्दी आप इस तैयारी में जुट जाएं। आप लोगों के लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेष हैं। आप लोगों को ये कैसा लगा सेशन, इसके बारे में कमेंट करके बताएं। तो आज के लिए इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।